लोग डिस्कस करेंगे मार्जिन कॉस्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, मतलब दिस इज द अनदर नेम ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। कि दैट इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग, मतलब जो एक्सटेंशन है आगे किसकी, मार्जिन कॉस्टिंग की, उसका आगे एडिशनल टॉपिक है। It is based on the same principles of classifying the operating expenses into fixed and variable। इसमें भी हम लोग सेम ही करेंगे जैसे हम लोग मार्जिन कॉस्टिंग में क्या कर रहे थे कि कॉस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट इज द फिक्स एक्सपेंसेस, सेकंड इज द वेरिएबल। सो सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओके। एंड देयर मे बी नेक्स्ट उसने कहा है देयर मे बी द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू मैनी रीजंस। देखो हम लोग प्रोडक्शन के लेवल को काफी रीजन से चेंज कर देते हैं, लाइक मार्केट में कंपटीशन आ गया ज्यादा, उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो कहता उस केस में मैनेजमेंट इसको ये भी स्टडी करना पड़ता है कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा प्रोडक्शन के लेवल को चेंज करने का। दैट इज जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस में मेन चीज है, तो हम लोग यही देखते हैं कि हमने लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज कर लिया, बट इसको चेंज करने का हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, उससे कम हो रहा है या क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम दो सेंस में इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द नैरो सेंस, सेकंड इज द ब्रॉडर सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नैरो सेंस में देखते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। नैरो सेंस में बात करूं तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो लेवल यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट है जो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए, मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज दैट पॉइंट वेयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। मतलब हम लोग जितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उतना ही हमें बेच के मिल रहा है, मतलब ना ही हम कमा रहे हैं ज्यादा और ना ही हम लोग अपने आप से कुछ गवा रहे हैं, मतलब जितना लगा रहे हैं उतना रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, नैरो सेंस का मींस वो लेवल ऑफ एक्टिविटी हम कितने, मतलब कितनी गुड्स बनाए कि हमारी उतनी कॉस्ट ही रिकवर हो, हमें कुछ फायदा ना हो वहां से। ठीक है, तो नैरो सेंस में इसका ये कि इट इज अ लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर द कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो कहता है इट इज अ दैट सिस्टम ऑफ एनालिसिस व्हिच डिटरमाइन द प्रोबेबल प्रॉफिट। प्रोबेबल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं जो हो गया, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी से लिया गया वर्ड कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं बस। कहता है इट इज अ दैट सिस्टम ऑफ एनालिसिस which determines a probable profit at any level of production। मतलब ये ब्रॉडर सेंस में बात करूं तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस वो सिस्टम है जो हमें ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, मींस के टू एस्टिमेट द प्रोबेबल प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कहता है इट एस्टेबलाइज, ये एस्टेबलाइज करता है रिलेशनशिप तीन चीजों में, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट का आपको पता है, प्रॉफिट का भी आपको पता है, वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कि हम कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, मींस के नैरो सेंस में से सिंपल ये बात बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मींस के इट इज अ दैट पॉइंट वेयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। हम कुछ भी कमा नहीं रहे, कुछ भी गवा नहीं रहे, जितना लगा रहे हैं उतना रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडर सेंस वो है कि इसमें एक लिंक क्रिएट करता है ये तीन चीजों में, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट में। हमें मतलब ये बताता है कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमें कितनी कॉस्ट होगी और कितना प्रॉफिट होगा, मींस के दोनों में रिलेशन। मींस के हमें ये बता देता है कि हम कितना प्रोड्यूस करें तो हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और कितना प्रोड्यूस करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, मींस के ये तीनों में लिंक क्रिएट कर देता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मींस के ब्रेक इवन एनालिसिस के पूरे टॉपिक को मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दिया कि जो उसने बोला है उसका एक्चुअल रिजल्ट बता दिया कि वो एक्चुअल में अप्लाई होता भी है कि नहीं। कहता the three factors CVP analysis are interlinked and interdependent। कहता है जो तीन फैक्टर्स है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट्स, these all factors are interlinked and interdependent। कहता we know प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। बिल्कुल सही गल है, जितना सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी कॉस्ट पता चलती है, फिर उसमें हम लोग कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन हम डिटरमाइन करते हैं सेलिंग प्राइस। सो हमारा प्रॉफिट डिपेंड करेगा सेल पे, सेल प्राइस डिपेंड करेगा कॉस्ट पे। एंड जो वॉल्यूम ऑफ सेल है कि सेल कितनी होगी वो डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे। बिल्कुल सही बात है, जितनी गुड्स बनाएंगे उतनी सेल करेंगे भाई, जितनी प्रोड्यूस होगी उतनी सेल होगी। सो वॉल्यूम ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच इज रिलेशन टू कॉस्ट। और
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट पे, क्योंकि देखो हमें अगर गुड्स की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो हम लोग थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो हम कम प्रोड्यूस करेंगे, कम पड़ रही है तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। मींस प्रोडक्शन डिपेंड करेगी कॉस्ट पे एंड सेल डिपेंड करेगी प्रोडक्शन पे, और सेल डिपेंड करेगी कॉस्ट पे, और प्रॉफिट डिपेंड करेगा सेल्स पे। ये चीज हमें यहां से क्लियर होगी। तो कहता है कि मेन इसमें क्या हम लोगों ने चेक करना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, व्हाट इज द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट विद वेरिएशन इन वॉल्यूम। मतलब प्रोडक्शन में चेंज आने के कारण हमारे कॉस्ट में और प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, क्या चेंज आता है। तो इस पूरी चीज को मैंने अपने एक एग्जांपल बना के क्लियर करने की आपको कोशिश की है। यहाँ पर उसने क्या कहा, कहता देयर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कहता तीनों में बड़ा क्लोज रिलेशन है। कैसे? कहता अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मतलब गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो कम होती है, मतलब पर यूनिट की जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम हो जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो बढ़ रहा है। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज ही होगा। सो कहता कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। मतलब वॉल्यूम में और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इस चीज को हम यहां से क्लियर करते हैं। मैंने एक एग्जांपल उठाई कि मान लो हम पहले 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा था ना कि यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रॉफिट की, अगर हम गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा, अगर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। जब मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की एग्जांपल उठाई कि मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस की है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपए पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 1000 है पूरी टोटल, एंड सेलिंग प्राइस 20 रुपी पर यूनिट है। तो हमारी सेल कितनी होगी? 20 इंटू 100 मतलब 2000। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 5 इंटू 100 मतलब 500। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को बाहर निकाल दो तो मेरे पास बचती है कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 1500। उसमें से जब मैंने फिक्स कॉस्ट बाहर की तो मेरा टोटल प्रॉफिट लास्ट पे बच गया 500। अब यहां से मैंने देखा कि मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई। कॉस्ट मेरी कैसे बनेगी? एक तो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट फिर फिक्स कॉस्ट को ऐड करके, मतलब 1000 एंड 500 1500 अपॉन 100 मतलब 15 रुपए पर यूनिट, एंड प्रॉफिट मुझे हुआ 500 अपॉन 100 मतलब 5 रुपए पर यूनिट। मतलब अब मेरे को कॉस्ट पर यूनिट इतनी पड़ी है प्रॉफिट। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि वॉल्यूम को चेंज करने से जो ये चेंज बताए थे दोनों, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। देखते हैं। सेल 150 इंटू 20, 150 को 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेलिंग में 3000। वेरिएबल कॉस्ट 150 इंटू 5 750, वॉल्यूम इतना आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ गया। अब मैंने देखो वहां पे क्या किया कि कॉस्ट पर यूनिट निकाली, ये वाली कॉस्ट और ये दोनों को ऐड किया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 11.61। देखो भाई कम हुई कि नहीं? यहाँ पे 15 रुपी पर यूनिट थी, यहाँ पे 11.67 पर यूनिट आ रही है। मीन की सही बात होगी कि वॉल्यूम को बढ़ाने से कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है। मींस की एक चीज हमें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल दिखी कि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की। तो उसमें इसमें क्या बोला था कि वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट आया था 1250 डिवाइडेड बाय 150, पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया 8.33। यहाँ पे कितना था? 5, मतलब बढ़ गया। मतलब यहाँ से हमें हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्लियर हो गया, और इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज करते हैं? प्रॉफिट प्लानिंग करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए। ओके, मींस यहाँ पे हमने मेन बात ये सीखी कि हम तीनों में रिलेशन देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम को चेंज करने से हमारी कॉस्ट में और प्रॉफिट में किस टाइप का चेंज आता है, तो वो हमें यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सीबीबी एनालिसिस, मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक को डिस्कस करना है। फर्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सेकंड इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको आप लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस के पीवी रेशियो, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। ओके, ये रेशियो आपको ये बताएगी व्हाट इज द लिंक बिटवीन द प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। ओके, रेशियो इन दोनों की। Next is the break-even point. It is also clear. It is that point where there is no profit or no loss, and margin of safety. Last is margin of safety. First of all, हम लोग डिस्कस करेंगे marginal cost equation, ये वाला। ये इक्वेशन कुछ नहीं है, क्या देखो यहाँ पे देखा हुआ है, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स एक्सपेंस प्लस माइनस क्यों डाला कि जहां तो प्रॉफिट होगा जहां लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस। मींस के ये तीन चीजें किसमें से रिकवर होती है? सेल्स में से। देखो भाई, टोटल कॉस्ट किसमें से रिकवर करनी है? सेल में से। जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी किसमें से निकलेगा? सेल्स में से। बिल्कुल सही बात है।
तो अगर हम इसको क्लियर करते हैं ये वाली चीज को, हमें ये तो कॉमन सी बात है, तो यहां से सारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम मैं बात करूं सेल वेरिएबल कॉस्ट को यहां पे ले आऊं तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, फिक्स एक्सपेंस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, कंट्रीब्यूशन के। तो कंट्रीब्यूशन में से फिर दो चीजें निकलती है, फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट। मींस के अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, उस पर डिपेंड करेगी ये वाली चीज। ये है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मींस के आप इस चीज को क्लियर कर लो, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज। Next topic is contribution margin is the second point, second element of CPP analysis. Contribution margin क्या है, कहता है it's the difference between sales and marginal cost। अगर हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ जाती है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, इट इज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मतलब ये वाली चीज है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए बचती है। अगर ये फिक्स कॉस्ट को, अगर ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो ये फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेगी, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन कम है तो फिक्स कॉस्ट को कम कवर करेगी, उतना प्रॉफिट कम होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग क्लियर करते हैं। मान लो सेलिंग प्राइस 15 रुपी पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपी पर यूनिट है, एंड फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है। तो हमारे पास आउटपुट है इस टाइम पे 30,000 यूनिट्स। तो मैंने सबसे पहले सेल्स निकाली 30,000 इंटू 15 मतलब 4,50,000 एंड लेस की वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करने को माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट और लॉस जीरो बचा। मींस के जो मेरी कंट्रीब्यूशन है उसने एटलीस्ट बस मेरी फिक्स कॉस्ट ही कवर की है, उसके ऊपर कुछ कवर नहीं किया। मींस कि उसने ना ही मेरे लिए कोई प्रॉफिट जनरेट किया ना ही कोई लॉस। तो मैं यहाँ पे एक बात और बोल सकता हूँ कि जो 30,000 यूनिट्स है ये दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है जी, ओके। इसमें यहाँ पे सेल ने ओनली कॉस्ट ही कॉस्ट कवर की है, ना कोई लॉस जनरेट किया ना कोई प्रॉफिट जनरेट किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट की। जो प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन से डिफरेंट है टोटली, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन आती है वो ओनली तब आती है जब हम लोग सेल में से ओनली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। लेकिन प्रॉफिट हमें तब क्या मिलता है जब हम लोग प्रॉफिट में से सेल में से टोटल कॉस्ट को बाहर निकालते हैं। मींस ओके, तो यहाँ पे देखो कहता प्रॉफिट इज अ नेट गेन इन एक्टिविटी। कहता है किसी भी एक्टिविटी में प्रॉफिट वो नेट गेन है जो कब बचता है, जब हम लोग डिडक्ट कर देते हैं फिक्स एक्सपेंसेस को, किसमें से, कंट्रीब्यूशन में से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बच गई, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस की तो लास्ट में बच जाता है प्रॉफिट, दैट इज द नेट गेन। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल कॉस्ट। बिल्कुल, सेल में से टोटल कॉस्ट को बाहर कर दूं तो क्या बन जाता है, प्रॉफिट। अब टोटल कॉस्ट दो पार्ट्स को मिला के बनती है, वेरिएबल और फिक्स। इसके बाद मैंने इक्वेशन को खोल दिया, सेल माइनस बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन के। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को बाहर करोगे तो क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। सो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे से व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड वेरिएबल प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पीवी रेशियो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ठीक है, कहता है इट स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। जो पीवी रेशियो है वो कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स में हमें रिलेशन बताती है। मींस कि हमें ये बताती है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, यूजुअली एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। तो आपको पता है कि अगर किसी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, दैट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100। हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि परसेंटेज इज अगर हम सिंपल बात करें यहाँ पे तो परसेंटेज इज एनी फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। आप करके इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन कैसे बनती है, फिक्स एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन के। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो। एक बात यहाँ पे और डिस्कस करनी है हम लोगों ने कि हायर द पीवी रेशियो मोर विल बी द प्रॉफिट एंड लोअर द पीवी रेशियो लेसर विल बी द प्रॉफिट। अगर जितनी पीवी रेशियो आपकी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, जितनी पीवी रेशियो लो होगी उतना ही मतलब कम चांसेस होंगे प्रॉफिट के। मैंने आपको पीछे भी ये बात क्लियर की थी कि कंट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होती है उतने मोर चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। जितनी कंट्रीब्यूशन कम होगी, क्योंकि देखो आगे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, तो कंट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट को जल्दी कवर कर लेगी और बाद में प्रॉफिट जनरेट कर देगी। और जितनी कंट्रीब्यूशन कम होगी वो उतनी लेट फिक्स कॉस्ट को कवर करेगी, उतने कम प्रॉफिट जनरेट होंगे। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं पीवी रेशियो आगे भी कई जगह हेल्पफुल है। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने पीवी रेशियो से कैलकुलेट करना है तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट
वैल्यू ऑफ सेल कि हमें क्या सेल करनी होगी अगर हमें इतना प्रॉफिट कमाना है। तो आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट में जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, आपको बता देगा कि आपको इतनी सेल करनी होगी इतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसने ये बता दिया सी में कि प्रॉफिट कैसे करोगे, सेल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो माइनस कर दो फिक्स एक्सपेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इसको मैं आगे क्लियर करूंगा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देयर आर सम फार्मूलाज जो आप पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बोला दिस इज दैट पॉइंट वेयर इज देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। एंड यहाँ पे इसने बोला हुआ कहता है कि बिजनेस इज सेड टू बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। कहते हैं कि बिजनेस को हम लोग तभी ब्रेक इवन पे कहते हैं जब इसकी कॉस्ट इट्स टोटल सेल्स आर इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे जो सेल है वो ओनली कॉस्ट को कवर अप कर रही है, मतलब कि उससे ऊपर ना वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना लॉस। इट इज ए पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस, एट दिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मींस कि कंट्रीब्यूशन ओनली किसको कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट को। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होगी, जितनी जल्दी वो फिक्स कॉस्ट को कवर करेगी उतना प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ओनली किसको कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट को, मींस कि उससे ऊपर ना वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है ना लॉसेस को। अगर हम लोगों ने इन यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि हमें कितनी यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करें कि जो हमारी ओनली कॉस्ट को कवर अप करे, ना प्रॉफिट जनरेट करे ना लॉस, तो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर आप लोग यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर कैश फॉर्म में निकालना मींस की रूपी की फॉर्म में, यहाँ पे किस फॉर्म, यूपी में, यहाँ पे यूनिट्स की फॉर्म में। ओके, तो कैश की फॉर्म में निकालना तो आपको यहाँ पे कैश फिक्स कॉस्ट। अब बच्चे इस चीज में पजल हो जाते हैं भाई कि यहाँ पे कैश फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे टोटल फिक्स, बात तो सेम ही है भाई। कैश फिक्स कॉस्ट का मतलब वो है कि वो ही एक्सपेंस उठाने फिक्स वाले जो कैश फॉर्म में पे किए हैं। जैसे जो डेप्ट है, इट इज आल्सो फिक्स एक्सपेंस बट इज नॉट ए कैश एक्सपेंस, ये नॉन कैश है। तो डेप्ट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, मींस कि जो भी आपका खर्चा फिक्स है बट कैश फॉर्म में नहीं है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना। तो बाकी सेम ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको रूपी की फॉर्म में मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो नाम से क्लियर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब मार्जिन मीन डिफरेंस, सेफ्टी का डिफरेंस क्या है, कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको पता है कि जो सेल हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे करेंगे वो सेल हमें ना कोई प्रॉफिट जनरेट करके देती है या लॉस, तो उससे ऊपर जितनी सेल होगी वो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी क्योंकि उसने कोई कॉस्ट कवर नहीं करनी। देखो भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 30,000 यूनिट्स है जो उसकी सेल मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब कि मैं अगर उतनी सेल करूँ तो मेरी कॉस्ट ही कवर होती है। अगर उससे ऊपर मैं जो भी यूनिट्स बेचूंगा उसने थोड़ी कोई कॉस्ट बेयर करनी है, उसने जो भी बिका सीधा मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी। ठीक है, तो वहां पे वही बात है, कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल जो हम लोग एक्चुअल में कर रहे हैं और सेल्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कहता है इट रिप्रेजेंट्स द शॉक अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस की लॉस को बेयर करने की कितनी कैपेसिटी है वो ये बता देता है। कहता है लार्जर द डिफरेंस द बेटर इट इज, जितना डिफरेंस एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स में होगा जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर है बिजनेस के लिए, मतलब मोर डिफरेंस बिजनेस उतना ज्यादा साउंड है, उतना बेस्ट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, प्रेजेंट सेल्स या एक्चुअल सेल्स जो हम लोग कर रहे हैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स। लाइक जैसे मैं अगर कह दूं यहाँ पे कि प्रेजेंट सेल्स है मेरी 3000 यूनिट्स है ना, और यहाँ पे बोल दूं कि ब्रेक इवन जो है वो है 1500 यूनिट्स, तो जो बाकी 1500 यूनिट्स है वो मेरी क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जो क्या करेगी मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ ही नहीं ब्रेक इवन सेल्स में से, मतलब जो यूनिट्स मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर बेच रहा हूं वही मेरे लिए क्या बनती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब वही मेरे लिए मार्जिन क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा सारी बात। यहाँ पे मैं 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे 31,000, यहाँ पे 32,000, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15 पर यूनिट लिया है, वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट ली है, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख ली है। ठीक है, सेल होगी 30,000 इंटू 15 तो हमारी आ गई 4,50,000, वेरिएबल कॉस्ट माइनस की कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमारे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मींस के मेरे को यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये है मेरी वो क्या है, ब्रेक इवन सेल, क्या है, ब्रेक इवन सेल। उसके बाद जब मैंने यूनिट्स को बढ़ाई तो मेरा प्रॉफिट हो गया कितना, 5,000, और फिर मैंने ये यूनिट को बढ़ाया
10,000। ये प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो पहली सेल में से कवर हो गई, पहली 30,000 यूनिट में से। इससे ऊपर जितनी भी यूनिट्स है 1000 2 यूनिट्स 2000 जो बन रही है, उन्होंने ओनली वेरिएबल कॉस्ट बेयर करनी है, उसने फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट भी बेयर नहीं करना। तो कॉमन सी बात है भाई, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बेयर करके जो भी ऊपर है वो बचेगा बचेगा। वो फिक्स कॉस्ट तो 30,000 ने पहले कवर कर ली हुई है इसने, तो इसने फिक्स कॉस्ट को खत्म कर दिया। ये 1000 यूनिट ये ऊपर वाली है, जो यहाँ पे जो 2000 यूनिट ऊपर वाली है, उस पे फिक्स कॉस्ट का कोई भी बोझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी बर्डन नहीं है उसका वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे जैसे हमारा प्रेजेंट सेल का ब्रेक इवन से ऊपर जितनी सेल हमारी होती है, दैट क्रिएट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो हमें सेफ गेम खेलने के लिए हेल्प करती है, मींस कि वो ही हमारे प्रॉफिट जनरेट करके देती है, क्योंकि अप टू जो ब्रेक इवन सेल है वहां तक तो हमें कोई प्रॉफिट और लॉस जनरेट नहीं होता। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।